नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री ने कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां पढ़ी। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जी हां, अब बहुत अंधियारा हो चुका है, सूरज निकलना ही चाहिए। उन्होंने जिस वक्त में कहा था, उस वक्त में देश दुर्दशाओं का शिकार था, बेहद गरीबी और दूसरे दौर से में देश जी रहा था। वहां से निकलने की बात वो कर रहे थे, लेकिन आज ये पंक्तियां उस अंधियारे की ओर इशारा कर रही हैं, जो इशारा आज पूरी दुनिया कर रही है। आज पूरी दुनिया में हंसी हो रही है और पाकिस्तान हम पर खिल्ली उड़ाते हुए कह रहा है, देखो देखो, बड़े 140 करोड़ वाले बनते थे, दुनिया के सबसे बड़े वो बनते थे, इनके लोग निकाल के फेंके जा रहे हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में जंजीर पड़ी थी, ऐसे ये भारत के नागरिक। जी हां, प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे, 1 घंटा 32 मिनट बोले, खूब बोले, लेकिन क्या बोले? तो जब क्या बोले तो आप समझ लीजिए कि हताशा से भरा हुआ, कुंठा से भरा हुआ भाषण था। ऐसा भाषण था जिसमें कोई विजन नहीं था, कोई ललकार नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस ऐसी थी, कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने ये किया, राजीव ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, उन्होंने ये किया, इस पे ही आके खत्म हो जाए। लग रहा था कि वो कहीं चुनावी भाषण दे रहे हैं। और यही नहीं, इससे यह भी लग रहा था कि शायद उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। और नरेंद्र मोदी न देश के हैं न देशवासियों के हैं, पूरे भाषण में सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस। खत्म हो गया किस्सा। जिस कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे, उसी में बगैर कांग्रेस के, बगैर नेहरू के, बगैर इंदिरा के, राजीव के कुछ नहीं निकलता है। लेकिन क्या आज वही स्थिति है? मुझे आज भी याद है, बचपन के दिनों में मैं सुना करता था, जब कानपुर में पढ़ता था तो सुना करता था, बड़े बुजुर्ग बताया करते थे, जो बहादुर थे, वीर थे, वो जंग में गए, जो कायर थे, डरपोक थे, वो संघ में गए। आज हम वही देख रहे हैं कि आज हमारे देश को यह लांछन, यह स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री वह अपने गुणगान कर रहा है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, कांग्रेस के लिए परिवार फर्स्ट था। साहब, बिल्कुल परिवार, क्योंकि यह देश एक परिवार है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और भारत को मां कहते हैं, भारत माता, यानी उस मां का जो परिवार है वही हमारा परिवार। और परिवार है हमारा पूरे दुनिया, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए परिवार क्या है, सब कुछ क्या है? वो एकमात्र है सत्ता, सत्ता और सिर्फ सत्ता। उसके लिए कुछ भी करेंगे, इस देश के ही नागरिकों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। हिंदू धर्म के जो तमाम तीर्थ हो, तमाम पर्यटन स्थल हो, तमाम जगह, वहां पर भी नफरत फैलाने का काम करेंगे। जी हां, यही तो हो रहा है। चुनावी मशीनरी के जरिए जिस तरीके से खेल किए जाते हैं, उन सारे खेल के बाद में हम यह समझ सकते हैं कि यह भारत के सबसे अंधियारे वाले दिन है। और इन्हीं अंधियारों के लिए शायद कवि नीरज ने यह लिखा था। मैं जिन दिनों हिंदुस्तान का संपादक हुआ करता था, अलीगढ़ अपने ऑफिस में विजिट के लिए गया, मीटिंग के लिए, तो वहां के जो आरी थे,
रेजिडेंट एडिटर, उन्होंने कहा कि सर नीरज जी के यहां, तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी चलना चाह रहा था। उनके पास गए, उनसे बातें हुई, बड़ी सारी बातें हुई। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी का शासन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन क्या था। उन्होंने जिक्र किया, तमाम घटनाओं का जिक्र किया, ऐतिहासिक था। उनका निधन हुआ, मैं गया, तो वह वक्त था जिसको मैंने देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू दुनिया के इतने बड़े वकील थे और भारत के सबसे महंगे, सबसे बड़े वकील थे। उन्होंने अपनी वकालत, पैसा, रुपया, घर, परिवार सब छोड़ दिया, सब इस देश को समर्पित कर दिया और खुद भी देश के लिए शहीद हो गए। लखनऊ जेल में बीमार पड़े, अस्पताल लाया गया, जहां उनका निधन हो गया। 6 फरवरी डेट थी जब उनका निधन हुआ था। तब आप सोचिए, उसके पहले तक, आखिरी क्षण तक वो लड़ते रहे थे। इसी तरीके से उनकी मां का निधन हुआ था, इसी तरीके से उनकी बहू का निधन हुआ था, इसी तरीके से उनके जो है दामाद का निधन हुआ था। तो इस तरह से तमाम सारे किस्से हैं। बहरहाल उस पर अभी नहीं जाऊंगा। वो परिवार थे जो देश को परिवार मानते थे और देश के लिए मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो। लेकिन यहां सिर्फ अपने लिए जीते हैं और उसी का नतीजा है कि ट्रंप ने एक बार धमकाया, तुरंत नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया, उस बजट में कहा कि उनके एलन मस्क के कंपनी जो है, उसके टेस्ला पर कोई टैक्स नहीं, बहुत छोटा सा टैक्स लगेगा। जिस पर 100% टैरिफ था, वो 50% पे आ गया। उधर हार्ले डेविडसन जैसी मोटरसाइकिल थी, उसपे कहा टैक्स बिल्कुल थोड़ा, वही 50% पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप याद करिए, फोर्ड कंपनी हुआ करती थी और कंपनियां हुआ करती थी, और वो कंपनियां इसलिए भारत छोड़ के चली गई कि इतना टैरिफ और इतना सब कुछ था, ऐसी स्थिति में हम नहीं एडजस्ट कर सकते। लेकिन तब हजारों लोग बेरोजगार हुए, नरेंद्र मोदी को कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन इससे फिक्र है। और उस कारोबार से जुड़े हुए लाखों लोग बेरोजगार हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी को फिक्र नहीं। नरेंद्र मोदी को फिक्र अब है। क्यों? क्योंकि चिंता अपने अडानी अंबानी की, और इसलिए परेशान है, इसलिए सब कर रहे हैं। चलिए इसी पे ही बात कर लेते हैं। भारत के इतिहास में खुद हमारे जो है विदेश मंत्री ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मिला करके कुल 15,600 कुछ लोग जो है निर्वासित किए गए अमेरिका से। हर साल किए जाते हैं, कुछ अवैध पाए जाते हैं, वापस भेजे जाते हैं। तो जब वो ये संख्या बताते हैं, तो साल वाइज भी उन्होंने संख्या बताई कि कब कब कितने कितने निर्वासित किए गए और क्या किया गया। जो 15,662 लोग निर्वासित करने का उन्होंने आंकड़ा दिया, उसमें दिया कि साल 2009 में 734 लोग, साल 2010 में 799 लोग, साल 2011 में 597 लोग और साल 2012 में 530 लोग। लेकिन आपने क्या किसी के में भी हथकड़ी लगे हुए देखा? यानी टोटल 2660 लोग मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में निर्वासित किए गए अमेरिका से। क्या किसी के आपने हथकड़ी देखी? किसी के बेड़ी देखी? किसी के आपने गले में जंजीर देखी? नहीं देखी। किसी को इस तरह से अमेरिका का सेना का मालवाहक जहाज लेकर के आता है और फेंक जाता है अपने देश की धरती पर, जो कदम रखते हैं तो कैदियों की तरह बेड़ियों से जकड़े हुए होते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं। अब आप सोचिए, जिनमें 4 साल का एक लड़का था, 5 व 7 साल की 2 लड़कियां थी और 13 साल, मतलब 13 नाबालिग बच्चे थे।
104 लोग पहली खेप में आए, उनसे भारी भरकम किराया वसूला गया एग्जीक्यूटिव क्लास का। उन्हें अचानक उठाया गया और न बताया गया कहां ले जा रहे हैं क्या है, और 10 दिन वहां पर बंद करके रखा गया, बुरी तरह रखा गया। वॉशरूम गंदा सा था, एक ही था, जिस तरह की हालत थी उसमें भारतीयों को हाथ पैर बांधकर, चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया गया, और निगरानी रखने के लिए वॉशरूम तक में जाते वक्त जंजीरें नहीं खोली गई, और खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले जा रहे थे। इसी तरह 40 घंटे का सफर उन्होंने किया है। 40 घंटे इस हाल में वहां रहे, और उसके पहले 10 दिन वहां रहे। तो अब आप सोचिए, यह स्थिति थी, कभी देखा नहीं देखा। लेकिन पहली बात, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में करीब 10,000 भारतीय निर्वासित किए गए। मनमोहन सिंह जी के समय में 2662, नरेंद्र मोदी के में 10,000। और यह वक्त आया कि जब नरेंद्र मोदी कहते थे मेरा मित्र ट्रंप, यानी क्या क्या कहते थे, हाउडी मोडी करने गए थे, उसने जब भेजा तो ऐसे भेजा। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, क्योंकि कोलंबिया जैसा छोटा सा देश जिसकी 5.25 लाख करोड़ आबादी है, 5.25 करोड़ की आबादी वाले देश ने अमेरिका को आंखें तरेर के लाल आंखें दिखा के डरा दिया और कहा आप वहीं रखिए, आपके विमान को हम उतरने नहीं देंगे। यदि हमारे नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो समझ लीजिएगा। उसने कहा हम प्लेन भेज रहे हैं, हमारे नागरिक हैं, सम्मान से आएंगे और इज्जत से लेके आए। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इंडियन एयरलाइंस तो बेच ही देता है, और कोई जो है करके भेजने में उसे धंधा दिखाई देता है। गुजराती है तो खून में धंधा है, उसी ने कहा था। तो यह स्थिति है। अब आप सोचिए, जिस तरीके से यह सब कुछ किया गया, महिलाओं और सबके ऊपर बेड़ियां बांध के लाया गया, ये इनमें गुजराती भी थे, 33 गुजराती थे, 33 हरियाणवी थे, 30 पंजाबी थे। तो अब आप सोचिए, यह स्थिति है। उसके अलावा बच्चे थे, तो उत्तर प्रदेश के भी थे। उत्तर प्रदेश को यह नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, और भी एक आध जगह के थे, आंध्र प्रदेश। तो आप सोचिए, इस स्थिति में लाके और भारत में आने के बाद उन्हें पुलिस की कैदियों वाली वैन से ले जाया गया। इससे बड़ा और क्या गुनाह हो सकता है? हम दे सकते क्या करें? इसको लेकर के सवाल उठाया राहुल गांधी ने, पूरी इसको लेकर लड़ाई लड़ी कि आप क्या कर रहे हैं, और संसद में आज खुद कायदे से इसको लेके राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर के में प्रोटेस्ट किया गया, नारे लगाए गए, और हिंदुस्तान बेड़ियों में हुए सरकार को लानत दी गई। लेकिन सरकार क्या है, 1 घंटे 32 मिनट बक 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 क्या बोलते रहे, समझ लीजिए। लेकिन जब करने की बात आती है तो कुछ नहीं करें। उधर दूसरी तरफ भारत की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए यूजीसी के नियमों को बदला गया। इसको लेकर के भी कांग्रेस शासित और कांग्रेस के सहयोगी शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ बेंगलोर में, और वहां प्रस्ताव पारित किया गया कि हम इसका विरोध करेंगे, और इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण जिस तरह से किया जा रहा है। आरएसएस के लोगों को हर जगह बैठा देने, प्रोफेसर और दूसरे पदों पे बैठा देने के लिए हर साजिश हो रही है। हालांकि इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, ममता बनर्जी को भी हिस्सा लेना चाहिए था, और विपक्षी दलों के, लेकिन कोई नहीं आया। यह बताता है कि ऐसे जो छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं विपक्ष के नाम पे, उन लोगों के कारण ही नरेंद्र मोदी की ताकत। तो झारखंड आया, तमिलनाडु आया, केरल आया, हिमाचल आया, तेलंगाना आया। तो जब इस तरह से कर्नाटक होस्ट कर ही रहा था, तो इस तरह से ये राज्य आते हैं, ये तो लड़ते हैं। लेकिन साहब
उनको वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। तो यह स्थिति होती है और उसमें बात होती है। तो कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग इसको लेकर के डीएमके के साथ मिलकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करता है और राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और वहां पर राहुल गांधी बोलते हैं कि कैसे इसका भगवाकरण हो रहा है, कैसे इसको राजनीतिक तरीके से सौंप दिया गया है और इसका जो मसौदा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कैसे कब्जा करा दिया जाए आरएसएस का। तो यह है स्थिति। जब राहुल गांधी इसको लेके बोलते हैं तो तकलीफ हो जाती है, तकलीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि सच से इन्हें डर लगता है, तब नफरत फैलाने का काम करते हैं। इतने सालों से तिरुपति बालाजी के मंदिर में सब लोग काम करते हैं, हर संप्रदाय और हर उसके काम करते हैं और बेहतरीन चलता है, कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। यह सरकार आई जो भाजपा और नायडू की ज्वाइंट सरकार है और टीडीपी की, और इन्होंने मिलकर के जो खेल किया उसके कारण वहां के प्रसाद में चर्बी से लेके सब कुछ मिलाया गया। अब उसी का बहाना लेकर के वहां 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि उन्हें नौकरी से निकालिए। 18 लोग निकाल भी दिए गए, बाकी को निकालने की प्रक्रिया। तो ये सिर्फ इस नफरत के बूते टिके हैं। झूठ बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे और सब कुछ करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम देश के लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है, यह स्पष्ट है कि बहुसंख्यक को कैसे खुश करने के लिए किया जाए, लेकिन बहुसंख्यक खुश नहीं। यदि खुश होता तो नरेंद्र मोदी को 36.5% वोट न मिले होते लोकसभा चुनाव। तो आप समझ लीजिए इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता नहीं है, मजबूरी में और वो बाय डिफॉल्ट सत्ता में। यह अपने आप में सबूत है, इसलिए चिंता का विषय है। आज पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है। यह भारत के लिए नरेंद्र मोदी इस पर क्या लाल आंख दिखाएंगे? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। जय